नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र कात्यायन। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब किस करवट बैठने जा रही है। आने वाले समय में 27 की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और अब क्या स्थिति जाके बनेगी? सीएम के कई दावेदार सामने आ रहे हैं, अपने-अपने नामों को आगे कर रहे हैं, अपनी-अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। हमारी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं नेक्सन न्यूज़ के संपादक विनय गोयल जी। विनय गोयल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आप जी। आज आप तो दिल्ली में बैठ के पूरे देश की राजनीति को देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश जो कि पिछले के बाद से लोकसभा चुनाव के बाद से यहाँ की राजनीति में कोई स्थिरता आई नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अपने डिक्टेट अधिकारियों के करते हैं। साथ मीटिंग करते हैं। डिक्टेट करते हैं वो तो। हाँ, हाँ। और उसी पे निर्देश देते हैं, बाकी वो दौरे करते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम की घटनाएँ कम नहीं हो रही हैं, बढ़ रही हैं और प्रदेश में अपनी-डपली अपना राज चल रहा है। सीएम कुछ कहते हैं तो डिप्टी सीएम कुछ कहते हैं। हम लोग बात करेंगे कि आने वाला भविष्य क्या है भारतीय उत्तर प्रदेश की राजनीति का। उससे पहले ज़रा इसी पे नज़र डालिए गोयल जी कि आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है? देखिए राजेंद्र जी, ये तो आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले, आम चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी उसमें आपसी अनबन देखी जा रही थी। जो वो दो धड़े बन गए चुनाव पे। एक योगी के साथ थे और एक कुछ लोग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ में थे। इस गुट को लोग ये मानते थे कि अमित शाह का गुट है और ये बात काफी चर्चा में रही कि अमित शाह नहीं चाहते हैं और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ और ज्यादा उनकी लोकप्रियता बढ़ती जाए। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे नेताओं को भारतीय जनता, जो कि अंदर से योगी योगी की सरकार को हिलाते रहे, उसका काम करते हैं। उसमें ब्रजेश पाठक हों या आपके केशव प्रसाद मौर्य, ये शुरू से ही लग रहा था कि वो नाखुश रहते थे, दिल्ली में बैठ जाते थे ये लोग। वो यूपी की सरकार को कमजोर करने की पूरी साजिश करते थे। इसके पहले जो तत्कालीन जो भूपेंद्र चौधरी हुआ करते थे, भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो सब एक लॉबिंग के तहत थे कि ये साफ दिख रहा था कि सरकार में डिप्टी सीएम और योगी आदित्यनाथ के बीच में तालमेल नहीं बन रहा था। यही वजह थी कि वो अंदर सरकार में रहते हुए भी सरकार के साथ खड़े नहीं होते थे। इस बात को लेकर, क्योंकि ये दूसरा राउंड था योगी आदित्यनाथ का, लगातार दूसरी बार वो सरकार बनाने में सफल रहे। ये आज तक किसी भी सीएम ने उत्तर प्रदेश में लगातार दो बार सरकार बनाने का मौका मिला, तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ को मिला। इस बात को लेकर उनके दिमाग सातवें आसमान पर हो गया। साथ में संघ का साथ उनके साथ था। पहली बार भी जो मुख्यमंत्री के पद पे वो सुशोभित किए गए तो संघ की वजह से ही सुशोभित किए गए, वरना वहां था। इसीलिए उन्होंने हिंदू हिंदू समाज का जो वोट था कंसोलिडेट किया। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से पिछले 2000 जो सेकंड टर्म में आई है 22 के बाद, ये खुलेआम समाज में जातिगत अपना आंकड़ा बैठाते दिखते रहे। इनके राज में पुलिस भी मनमाने ढंग से काम करती है, सेलेक्टिव एक्शन लेती है। विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ में कोई कांड होता है या कोई केस आता है तो उस पर तुरंत एक्शन होता है। धरातल पे जो हालात दिख रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन से अब जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। ये भले ही अपने गाल बजाते रहे कि भाजपा का सरकार में बहुत विकास हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जनता उकता आ गई है इन सब बातों से। तो अब आने वाले 2027 के चुनाव में मुझे तो लगता है कि
बहुत कांटे की टक्कर होगी और योगी आदित्यनाथ चारों तरफ से घिर गए हैं। एक तरफ तो उनकी ही पार्टी के लोग उनके खिलाफ में हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस तरीके से एकजुट होकर चुनाव प्रचार करते हैं और उसका नतीजा लोकसभा में देखा गया। उसी तरीके से आगामी 2027 के यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का एक बार फिर से जादू चलने वाला है, ऐसा उम्मीद की जा सकती है। वैसे भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से कोई चुनाव हारती नहीं है, क्योंकि उनके पास साम दाम दंड भेद सभी नीतियां इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हो। सबसे बड़ी बात तो इस समय चुनाव आयोग शक के दायरे में है। कहीं भी चुनाव होता है, ये सभी लोग आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। ये कहा जाता है कि अन्य दलों के साथ एनडीए में अब चुनाव आयोग बाहर से समर्थन देता है। चुनाव जीतने के लिए बाहर से जितनी भी तिकड़म लगा सकते हैं वो लगाते हैं और विपक्षी दलों को हराने की पूरी योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से काम होता है। जितने भी जिले हैं वहां के डीएम और एसपी सरकार अपने हिसाब से फिट करती है, जो कि आगे चुनाव में वो उनके प्रति अपना नरम रुख अपनाए और विपक्ष के ऊपर उनका डंडा चलता रहे। ये फिलहाल सामने दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर इस बात से परेशान है कि आगे को विपक्ष को कैसे धराशायी किया जाए। और इसी टिकड़म में केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार इसी टिकड़म में लगी है कि विपक्ष को किसी ना किसी तरीके से बदनाम किया जाए, जांच एजेंसियों के तरह उनको प्रताड़ित किया जाए, ताकि उनका 2027 का सपना पूरा हो सके। जी जी, चलिए हम अब आपसे एक और सवाल लेंगे कि राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनेंगी 2027 में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, जो हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, यहाँ की राजधानी लखनऊ में बैठ के, कि क्राइम जिसके लिए यूएसपी बताई जाती थी कि गोलियां मारी और वो मर गया। दूसरी घटना लखनऊ की प्रदेश की, जहां पे अभी 4 दिन की घटनाएं बता रहा हूं, जहां पे एक 16 साल की लड़की की अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसकी अगले दिन लाश मिली तालाब के किनारे। तीसरी घटना मथुरा में अभी कल ही की है। एक फरसा वाले बाबा जो गोरक्षक दल के सदस्य बताए जाते हैं, वो इस शक में किसी ट्रक का पीछा करते ट्रक वाले ने उनके ऊपर ट्रक चला दिया। पहले 4 दिन पहले की घटना है, जो कि आपको पता ही डबल मर्डर हुआ था बदायूं में, जहां एचपीसीएल के डिप्टी मैनेजर और एक अधिकारी को गोली मार दी थी। तो ये तो 4 ऐसी घटनाएं जो सामने दिख रही हैं और यत्र तत्र घटनाएं होती रहती हैं। यानी कि आप ये मानिए कि अपराध पे कोई नियंत्रण नहीं है, भले ही हाफ एनकाउंटर और फुल काउंटर की लाइन लगती रहे। दूसरा, विपक्ष हमलावर है। अब विपक्ष कह रहा है कि ये डबल इंजन है, ये डबल इंजन एक दूसरे में जुड़ गए अपोजिट साइड में। तो ये जो विपक्ष ये कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे राजनीतिक दलों की एक दूसरे पोल पट्टी ज्यादा समझते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये डबल इंजन उल्टी दिशा में जुड़ गए हैं, एक दिशा में नहीं चल रहे हैं? देखिए राजन जी, दूसरा टर्न ओवर इनका खत्म होने जा रहा है और 10 साल का पीरियड यूपी जैसे बड़े शहर प्रदेश के लिए 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी जरूर होती है। अखिलेश के सामने तो 5 ही साल में आ गई थी, लेकिन उनके साथ में यह था कि उस समय मीडिया इस तरीके से इतना सरकार के आगे झुककर नहीं चलता। आज के समय में तो मीडिया अपने सारे दायित्वों को भुलाकर चरण वंदना में जुटे रहते हैं। आप ये देखिए किस तरीके से अपराधों को छुपाया जाता है, सेलेक्टिवली एक्शन लिया जाता है। कोई भी ठाकुर या ब्राह्मण का केस आता है तो ये देखा जाता है कि ऊपर से क्या सिग्नल है, इस पे एक्शन लिया भी जाए कि ना लिया जाए। लेकिन ये तो तय है कि इस समय सरकार ये दावा करती थी कि उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया है। आपको अमित शाह का एक स्टेटमेंट याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में दूरबीन लगाने से भी
कोई अपराधी नजर नहीं आता है, या तो जेल के अंदर रहता है या तली पार रहता है। लेकिन आजकल जिस तरीके से क्राइम हो रहा है, तो क्राइम को ये लोग अब कुछ समझते नहीं, ये मानते हैं कि ये तो रूटीन वर्क है, किसी का मर्डर हो गया होगा, अपहरण हो गया, बलात्कार हो गया, इन सब मामलों को लेकर अब लोग भी उकता गए, ये तो रोज होता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो अब इनके मापदंड में क्राइम कोई बड़ी चीज नहीं है। इनका ये जो कहना होता था कि भाई यूपी में क्राइम नहीं दिखेगा, क्रिमिनल जेल के अंदर रहेगा, लेकिन ये सब कपोल कल्पित बातें रह गई हैं, जो नेता और टीवी स्टूडियो में बैठकर जिस तरीके से उनके प्रवक्ता अपने सरकार के गुणगान करते रहते हैं, बहुत ही ज्यादा राम राज आ गया इस तरीके का बखान करते हैं, लेकिन असलियत तो धीरे धीरे अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पता चलती रहती है। सोशल मीडिया इतना सशक्त हो गया है कि पिन भी गिरता है कहीं पे तो वो पता चल जाती है। यही वजह है कि अब इनके प्रति जनता में अब ये देखा जा रहा है कि लोग इनके खिलाफ में बोलने लगे हैं, सुगबुगाहट होने लगी है। उनको भी मालूम है कि पिछले 10 सालों में सरकार ने केवल धर्म, आस्था और पाखंड के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया है। धार्मिक आयोजन कर देंगे, कहीं पे कथा करा देंगे, कहीं पे कुछ करा देंगे, तो इससे अब इन सब चीजों का असर जनता पे पड़ता नहीं है। उनको भी खाली पेट दिखने लगा है। बच्चों के रोजगार के लिए परेशान होते देखा है, महंगाई सिर पे है, और सबसे बड़ी चीज है इनके अंदर, कोई भी समस्या होती है तो ये इसको मानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानेंगे। विपक्ष चीखता रहेगा, वो कह देंगे नहीं इनके समय में भी था। रोजगार के मामले में बात कर लीजिए, महंगाई के बारे में बात कर लीजिए, और फिलहाल तो एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मचा है, और प्रधानमंत्री से लेकर देश के बड़े मंत्री और नेता यही कह रहे हैं देश में कोई किल्लत पूरी तरीके से जिम्मेदार है, और इस बात को मानने को तैयार नहीं है। कोई जी, चलिए ये तो सवाल हो गया कि पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है और पब्लिक अब समझने लगी है, लेकिन अब 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिगुल तो अभी नहीं बजा है, बिगुल बजेगा तब तो मैदान में आ जाएंगी, लेकिन कील कांटे लोगों ने दुरुस्त कर दिए हैं। अखिलेश अब बिल्कुल कार्यालय में निरंतर जाने लगे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से वो बैठ के करने लगे हैं। अभी उन्होंने एक सोशल मीडिया के लोगों को बुलाया था, अलग अलग यूट्यूब, वो भी सोशल मीडिया की ताकत को समझ रहे हैं। उन्होंने अभी जी कल ही परसों प्रदेश के बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाकर उनसे मुलाकात की थी। तो ये एक उसी का तैयारी लग रही है, जहां तक आप समझ रहे हैं। तो एक तो अखिलेश यादव हो गए, दूसरे योगी जी के भाजपा में एक धड़ा असंतुष्ट है, वो नहीं चाहता कि तो अब दोबारा योगी जी मुख्यमंत्री बने। और दिल्ली भी कैसे देखता है ये आप भली बात जानते ही हैं। अब जी यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम हैं, वो भी कहीं ना कहीं गाए बजाए अपने जातीय समीकरण को फिट करने की कोशिश करते रहते हैं और अपना नाम उछालते रहते हैं। वो किसी से छुपा नहीं है। एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी अपनी जातिगत आधार पर उछाले मारते रहते हैं और कहीं ना कहीं रेस में लग जाते हैं। तो 4 नाम तो सामने हैं जो दिख रहा है। आपको क्या लगता है 27 में कौन सा चेहरा सामने हो सकता है, या चेहरा कोई ना हो और किसका नंबर लग सकता है? आप इसको कैसे देखते हैं? दिल्ली क्या सोच रहा है? दिल्ली में बैठ के आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो आजकल की राजनीतिक हालात दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव सबसे प्रबल दावेदार हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो जो हालात हैं वो भीतर घाती ही हो रहा है। योगी के सरकार में रहते हुए जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य उनकी बातों को उलट बयान देते रहते हैं। आपने देखा होगा शंकराचार्य वाले मामले में दोनों ने ही योगी के खिलाफ में जाकर उनका स्वागत सत्कार या जो भी चरण वंदना की। तो इससे साफ पता चल रहा है कि योगी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये तो बात हो गई, ये तो 3 लोग सामने आ गए। अब अगर ब्रजेश पाठक को आगे किया जाएगा तो
जिसकी उम्मीद की जा रही है, ये भी हो सकती है कि ब्राह्मण तबका जो इस समय योगी सरकार से काफी खिन्न चल रहा है, ये सब सोशल मीडिया से लेकर समाचारों में दिख रहा है कि ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज के बीच में ये आपस में एक जो मतभेद चल रहे हैं, उसको लेकर ब्रजेश पाठक को शायद नेक्स्ट सीएम के रूप में भारतीय जनता पार्टी आगे कर सकती है। लेकिन इसके अलावा भी जो नया जिन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, पंकज चौधरी, ओबीसी ग्रुप से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और काफी पुराने नेताओं में गिने जाते हैं, 5 या 6 बार के वो सांसद रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये कार्ड निकालने के लिए, ओबीसी कार्ड खेलने के लिए, क्योंकि ओबीसी कार्ड के जरिए ये पिछली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काफी लाभ मिला था, तो इस तरीके से ये ओबीसी कार्ड भी खेल सकते हैं। जहां दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए का कार्ड खेलेंगे, तो वो ओबीसी कार्ड के चलते पंकज चौधरी को भी ये इस रेस में अब ये मान सकते हैं प्रबल दावेदारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये हो गई भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव की बात। अब हम बात करते हैं मायावती, बसपा की बात। बसपा पिछले 10-12 साल में इनएक्टिव रही है, मायावती कोई एक्शन नहीं लेते, ये तो सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस जताए बनाए रखने के लिए ये सिर्फ बीच बीच में अपना स्टेटमेंट जारी करते हैं कि लोग भूले नहीं कि हम भी उत्तर प्रदेश में हैं। इस तरीके से, क्योंकि पिछले 10-12 साल में मायावती का जो वोटर था, समर्थक था, वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बट गया। इस बात को मानने से कोई भी गुरेज नहीं कर सकता। और दिन ब दिन मायावती की पार्टी कमजोर होती जा रही है और सारे के सारे नेता इधर उधर होकर, बसपा बिल्कुल अब एक तरीके से खोखली है। और असली मुद्दा तो तब नजर आएगा जब एनडीए के घटक दल जिस तरीके से चुनाव करीब आएगा, देखिएगा ये लोग कैसे पलटी मारते हैं। इसमें सबसे आगे तो ओम प्रकाश राजभर, जो कि मंत्री भी हैं, वो पलटी मारने में तो आप माहिर है। उनके साथ में संजय निषाद, जो पार्टी चला रहे हैं, निषाद पार्टी, आपके अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्र में मंत्री हैं, ये सब सिर्फ मौके की तलाश में। इन्होंने जितनी मलाई काटनी थी काट ली, वो जानते हैं खाली बैठने से अच्छा मलाई काटते रहो और एंड टाइम पे इनको दगाबाजी करो। और ये होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को पूरी तरीके से समझ गई है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, हारते हारते चुनाव जीत लेती है। आपको हरियाणा वाला किस्सा तो याद होगा कि कहां बुरी तरीके से हार के आसार थे और चुनाव आयोग की मदद से उन्होंने हरियाणा तीसरी बार जीती है। तो अब आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश अपने हाथ से जाने नहीं देगा और ये इनके साथ दूसरी बार होगा। पहली बार लोकसभा चुनाव में इनको बच्चा लगा था और आने वाले समय में ये बात निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में नया कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, सत्ता बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट लेगी या इस चुनाव प्रतियोगिता में किस स्थान पर रहेगी, ये तो आने वाला समय बता सकता है। जी 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 गोयल जी, आने वाला समय बताएगा कि अगला सीएम कौन होगा, लेकिन सभी पार्टियों ने अपने कील कांटे दुरुस्त करना शुरू कर दिए हैं। अखिलेश लगातार संघर्ष कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। और रही बात मायावती की, तो वो तो हमेशा से जानी जाती कि ऐन समय पे ही वो तैयारी करती हैं, जब चुनाव का बिगुल बन जाता है तभी वो तैयारी करती हैं। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी तो 365 दिन चुनाव मोड में रहती है और उनके निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं। वो बात अलग है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में खिंचाव बहुत ज्यादा है, जो कि मुख्यमंत्री के पद को लेके है, उसका परिणाम भी सामने आ सकता है। लेकिन इसी बीच जो मुख्यमंत्री बनने के सपने संजोए कुछ नेता और भाजपा के अंदर बैठे हुए हैं, लगातार दूसरी और तीसरी बात जो अभी तक मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, वो भी लाइन में पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। तीसरी बात कि जो आपने कहा कि एनडीए के घटक दल जो कि मौके की तलाश में रहते हैं, इनका सगा कोई नहीं। जिसकी सत्ता आती है, ये सबसे पहले अपना बोरिया बिस्तर उठा के उस सत्ता के साथ खो लेते हैं, ऐसा इतिहास बताता है।
तो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये है कि अखिलेश ने जो पीडीए का राग छेड़ दिया है, उससे भाजपा भी अब घबराई हुई है और वो रास्ते तलाशने में जुटी हुई है, और वो रास्ता हो सकता है मुख्यमंत्री के ऐलान के साथ ही निकाल पाए। कोशिश तो ये है कि ना किया जाए, लेकिन कोई और तोड़ दिख नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी, क्योंकि करिश्माई कार्य करने के लिए जानी जाती है, जैसा कि आपने कहा कि इन प्रकार वो चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, हम आप चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। फिर हाजिर होते हैं किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।